ठीक है। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी इसमें थोड़ा सा एक रिवीजन जैसा मैंने नोट्स जैसा बनाया है कल बैठ के। तो कल का एक बार पढ़े घर पे आके, क्या क्या अपन ने गो थ्रू किया था। कुछ क्वेरी किसी को कहीं पे? देखो एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट, ठीक है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट जो है वो आपके पास में एक तो लिख लो कहीं, या फिर कहीं तो मार्क कर लो, कुछ तो जैसा मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी इसमें क्या है, सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अपने को कब कब मैंडेटरी है प्रिपेयर करना। तो दो पॉइंट्स अपने को इसके अंदर डिस्कस करने हैं। क्या क्या? एक नॉन एसएमसी को जो है बनाना जरूरी है, और लेवल 1 एंटिटी, ये दोनों को कंपलसरी है, सीएफएस बनाना ही पड़ता। कंपनीज एक्ट जो है वो कंपलसरी करती है हर किसी को बनाने के लिए। कंपनीज एक्ट ने क्या बोल दिया, हर किसी को सीएफएस बनाना जरूरी है। पर एक्सेप्ट क्या? ओपीसी मतलब 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। इनको छोड़ के कंपनीज एक्ट बोलता है कि सबको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। उसके बाद में उसके अंदर उसके अलावा दो पॉइंट्स अपन ने क्या समझे थे कि अगर लास्ट ईयर मेरा जो है वो कहीं ना कहीं सीएफएस मेरे को एप्लीकेबल नहीं था, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जो है वो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं था लास्ट ईयर, तो इस साल जो है मेरे को अगर मैंडेटरी हो गया तो मैं इस साल बनाऊंगा, और इस साल सिर्फ इस साल के फिगर्स बताऊंगा, पिछले साल के करस्पॉन्डिंग फिगर्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर अपन एलिजिबल थे, ठीक है, पर करंट ईयर में अपन एलिजिबल अभी नहीं है। तो इसका मतलब अपन करंट ईयर में बनाएंगे नहीं, क्या बनाना पड़ेगा। वो क्या बोलता है कि अगर लास्ट ईयर आप एलिजिबल थे जहां पे आपको सीएफएस कंपलसरी था बनाना, तो आपको जो है वो आगे आने वाले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स यू हैव टू प्रिपेयर सीएफएस, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे कल। उसके बाद में अपन ने जो है क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो जो है वो ठीक है, मतलब बेसिक पॉइंट्स है वो। मीनिंग में जो है वो अपन ने समझा था सीसी का मीनिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड, बैंक के बैलेंसेस में जो है वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब आएंगे। उसके अलावा जो है वो आपके शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जो कहीं ना कहीं जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर मैच्योर होने वाले हैं, और जिसके अंदर जो है वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क है चेंज का, मतलब ऊपर जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भाव, इसके ऊपर नीचे जो है कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, तो ही ऐसे अपन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जो 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज होने वाले हैं, इसको अपन सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर 100% जो है वो इक्विटी शेयर्स कभी भी नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर अपने को समझना है। तो इक्विटी शेयर्स कभी जो है वो सीसीई नहीं बनेगा। उसके बाद में कैश फ्लो में क्या क्या है, तो कैश फ्लो में अपने क्या क्या है, 3 बेसिक जो है चीजें, कौन सी सॉरी 3 एक्टिविटीज से अपन कैश फ्लो बनाएंगे। उसके पहले उसने और क्या बताया अपने को यहाँ पे, मीनिंग ऑफ टर्म कैश फ्लो मतलब क्या, कैश का आना और जाना। उसके अलावा उसने बोला है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज जो रहेंगी, कॉन्ट्रा एंट्रीज आप समझते होंगे मेरे हिसाब से, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज जो रहेंगी वो अपने कहीं ना कहीं जो है वो कैश फ्लो में नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक कैश बढ़ा रहे हैं और एक मतलब एक बैंक या एक सीसी बढ़ा रहे हैं, एक सीसी कम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब चीजें जो है वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने वाली। उसके अलावा जो है वो अगर सिर्फ डॉलर के रेट से, यानी कोई भी करेंसी के रेट से अगर कुछ चेंज आता रहा, ठीक है, तो वो चेंज भी अपन जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड, या बोलो वो चेंज का भी जो है कहीं ना कहीं अपन फ्लो नहीं मानते, मतलब कैश फ्लोस को नहीं मानते, ठीक है।
उसके बाद में जो है वो टाइप्स ऑफ कैश फ्लो अपने कौन से है, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये जो है अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किए थे, इसको अपन और अभी आज क्वेश्चंस करेंगे अपन क्लासिफिकेशंस के, बहुत सारे अभी चीजें उसके अंदर करेंगे अपन। इसमें अपन ने जो है समझा है दो मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो है वो कितने मेथड्स है, दो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। पर बाकी जो दोनों एक्टिविटीज है ये दोनों के लिए जो है वो सिर्फ एक ही अप्रोच है, मतलब उनका जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बोलो आप, इनडायरेक्ट मेथड बोलो, उनके लिए सेम ही, ठीक है, उनके लिए जो है कुछ भी चेंज नहीं है। इसके अलावा हमने जो है वो समरी बनाई थी कुछ चीजों की, जैसे अगर जो है वो मान के चलो लोन अगर अपन दे रहे, ठीक है, लोन दे रहे तो ये जो है वो कौन सा एक्टिविटी रहेगा, तो अपन ने समझा है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर है, मतलब जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर उन्होंने लोन दिया और ब्याज कमाया, उन्होंने लोन दिया और ब्याज कमाया, तो किसको, किसी को भी, एक्सेप्ट कौन कौन, एक्सेप्ट एम्प्लॉइज, सप्लायर और कस्टमर्स, डेटर्स मान के चलो आप यहाँ पे। तो अगर मैं कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हूं और मैंने किसी को भी लोन दिया, एक्सेप्ट माय एम्प्लॉइज, एक्सेप्ट माय सप्लायर्स, एक्सेप्ट माय डेटर्स और एनी सब्सिडरी, तो ये मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी रहेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि लोन देना मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज कमाना भी इन्वेस्टमेंट है। पर अगर लोन जो मैं देता हूं और ब्याज कमाता हूं किसको किसको, एम्प्लॉइज को, सप्लायर को और जो है वो कस्टमर को या डेटर्स को, तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि जो है वो ये एम्प्लॉइज, सप्लायर और डेटर्स, ये मेरे लिए सब कौन है, ये सब मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड लोग हैं। तो इनको जो मैं अगर लोन दूंगा और इनसे ब्याज कमाऊंगा तो ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन किसी को भी दो या डेटर्स को, कस्टमर को दो, कस्टमर उसके लिए जो है बैंक के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए कस्टमर बोले तो जो है वो उसके लिए तो जो है कहीं ना कहीं उसके लिए तो वही धंधा है, बराबर। तो कोई भी पर्सन को दो, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, सप्लायर जो भी रहेगा, इनको इंक्लूड करके इनके लिए क्या रहेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। इसके लिए जो है वो कौन सी चीज सिर्फ इन्वेस्टिंग रहेगी, अगर सब्सिडरी को देता है तो इन्वेस्टिंग, अदरवाइज किसी को भी जो है वो लोन देवे तो ऑपरेटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एकदम क्लियर है, किसी को भी दो आप लोन, उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पर सिर्फ सब्सिडरी को दिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। अभी वैसे ही लोन लिया तो क्या, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो भी एकदम सिंपल है, अगर लोन लिया और ब्याज पे किया तो किसी को भी लोन दो, किसी को भी दो लोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए ऑपरेटिंग है। पर अगर जो है सब्सिडरी से लोन लिया, सॉरी हाँ लोन लिया सब्सिडरी से और उसके ऊपर उसको ब्याज दिया तो क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग रहेगा, सॉरी फाइनेंसिंग रहेगा, ठीक है। तो वो फाइनेंसिंग रहेगा। तो ये आपको समझना है कि लोन लेना इज फाइनेंसिंग, लोन देना इज इन्वेस्टिंग, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है, ठीक है, उसके लिए लोन देना और लोन लेना जो है वो ऑपरेटिंग है, ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट, सब्सिडरी। अगर सब्सिडरी को जो है उसने लोन दिया तो इन्वेस्टिंग, और अगर सब्सिडरी से लोन लिया तो उसके लिए फाइनेंसिंग, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर वो लोन जो है वो किसी से लेता है, किसी से भी लोन लेता है, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट सप्लायर, एक्सेप्ट जो है वो डेटर्स, ठीक है, एक्सेप्ट सप्लायर और एक्सेप्ट डेटर्स, क्योंकि एम्प्लॉय से अपन लोन लेंगे क्या, नहीं, तो एक्सेप्ट जो है वो सप्लायर और डेटर, इनके अलावा अगर अपन ने किसी से भी लोन लिया तो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी रहेगी, फाइनेंसिंग, ठीक है। और अगर वापस से जो है वो कहीं ना कहीं अगर मैं लोन लेता हूं, सॉरी सब्सिडरी के साथ में भी वही सेम पॉइंट है, सब्सिडरी से अगर लोन लेता हूं या फिर जो अगर मैं किसी से भी लोन लेता हूं, एक्सेप्ट कौन, डेटर्स और सप्लायर या क्रेडिटर्स बोलो, इनके अलावा जो है वो मैं किसी से भी लोन लेता हूं या सब्सिडरी से लोन लेता हूं तो ये मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी रहेगी, फाइनेंसिंग रहेगी, ठीक है। और अगर मैं लोन जो लेता हूं कस्टमर से और सप्लायर से, मतलब कहीं ना कहीं जो कौन किससे, डेटर और क्रेडिटर से, तो ये जो मेरे लिए क्या रहेगा, ऑपरेटिंग, ठीक है। और उसके अलावा इन्वेंट्री के लिए, मतलब स्टॉक के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया तो वो भी मेरे लिए ऑपरेटिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्लियर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे, हाँ ज्यादातर सब्सिडरी में ही फर्क पड़ रहा, कुछ कुछ चीजों में उन्होंने थोड़ा सा जो है पॉइंट ये किया है, सब्सिडरी से तो जो है वो 100% वो एक्सेप्शन है दोनों के लिए, ठीक है।
पर जो है वो कहीं ना कहीं आपको इसमें समझना क्या है, इसके अंदर सप्लायर एम्प्लॉय ये दोनों का लोन लिया दिया तो जो है वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हो जाएगा। बाकी किसी को भी दो जो है वो उस हिसाब से रहेगा। अगर किसी को भी जो है वो फाइनेंशियल वाले ने दिया तो जो है उसके लिए ऑपरेटिंग रहने वाला है, और किसी को भी जो है नॉन फाइनेंशियल ने दिया तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग रहने वाला है। ठीक है, तो वो अपने को जो है वो समरी एक आप बना सकते अपने हिसाब से। उसके अलावा अपन ने इसमें समझा इन्वेस्टमेंट अगर किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया या ब्याज कमाया उसके ऊपर, तो वापस जो है वो क्या रहेगा, नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग रहेगा, फाइनेंशियल के लिए जो रहेगा ऑब्वियसली ऑपरेटिंग। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सब्सिडी से रिलेटेड जो है वो सब अपन ने डिस्कस किया, इन्वेस्टिंग रहने वाला है। डिविडेंड अगर अपन ने पे किया तो क्या रहेगा, फाइनेंसिंग रहेगा, किसी के लिए भी, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। ठीक है, इनकम टैक्स कुछ स्पेसिफाई किया तो बात अलग है, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ऑपरेटिंग। ठीक है, और टीडीएस मैंने आपको बोला है ये क्या है, रंग बदलू गिरगिट है। अगर जो जिस चीज की कमाई रहेगी उस हिसाब से उसका जो है कहीं ना कहीं रंग बदलेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टिंग वाली कमाई रही या फाइनेंसिंग वाली कमाई रही तो उसके लिए उस हिसाब से जो है उसका टीडीएस का नेचर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज टीडीएस का भी नेचर बाय डिफॉल्ट जो क्या रहेगा, ऑपरेटिंग रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम पे अपन आए थे और यहाँ पे अपन रुके थे। ठीक है, तो यहां से अपन फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस क्लेम क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब इंश्योरेंस बताओ मेरे को कब मिलता है, अगर मेरा जो है कोई माल जल गया, स्टॉक का जो माल मेरा जल गया या कुछ जल गया, बोलो कोई भी तरीके से खराब हो गया, या बोलो मेरा कोई फिक्स एसेट वगैरह कुछ खराब हो गया। ठीक है, तो मेरे को उसका क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया, देखो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो अगर लॉस ऑफ स्टॉक है, अगर लॉस ऑफ स्टॉक है तो मेरे लिए जो क्या रहेगा, लॉस ऑफ स्टॉक अगर है तो वो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी रहेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। क्यों, क्योंकि स्टॉक कैसे रिलेटेड है, धंधे से रिलेटेड है, धंधे से रिलेटेड है तो मेरे लिए वो कौन सा एक्टिविटी रहेगा, वो अपने लिए 100% ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा। और अगर वही फिक्स एसेट्स अगर मेरे बर्बाद होते हैं तो क्या रहेगा मेरे लिए, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, क्योंकि फिक्स एसेट खरीदना इज इन्वेस्टिंग। ठीक है, उसको बेचना भी इन्वेस्टिंग, उसका लॉस भी इन्वेस्टिंग। तो मैंने आपको कल बताया था कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई अगर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड सारे उसके जो बाकी के रहेंगे, कमाई बोलो कुछ भी बोलो, वो सब भी क्या रहेंगे उसके लिए, इन्वेस्टिंग ही रहेंगे। अगर कोई एक्टिविटी फाइनेंसिंग से रिलेटेड रहेगा तो सब उससे रिलेटेड जो वो कहां से रहेगा, वो भी फाइनेंसिंग से ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो समझना है। पेरेंट मतलब पेरेंट चीज अगर जो है वो फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग से है तो उसके नीचे के बच्चे भी जो है कहां से रहेंगे, सेम जो है सोर्स से रहेंगे। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस के साथ में भी सेम है। पर इंश्योरेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है अपने को, सेपरेट डिस्क्लोजर लगता है अपने को इसका। अब ये कैसे रहता सर, ये अपन आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट डिस्क्लोजर का मतलब क्या बोल रहे हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अलग से दिखाना है अपने को, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्यों है, क्योंकि ये हमेशा होने वाली एक्टिविटी है क्या, नहीं। अगर जो है वो मेरा स्टॉक जो है वो कोई तरीके से खराब हो गया, फ्लड में बह गया, जल गया, जो भी हो गया, या फिक्स एसेट भी जल गया, बह गया, जो भी कुछ हो गया, तो ये जो हो रहा है ये एक्टिविटी मेरे लिए डेली बेसिस की एक्टिविटी है क्या, नॉर्मल तो नहीं है। इस वजह से ये एबनॉर्मल आइटम है, इसके लिए इसको अलग से, इसका जो कुछ भी क्लेम मिलता है, उसका कुछ फायदा नुकसान जो भी होता है, इसको अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलकर बताते हैं। ये AS3 जो है वो AS5 के साथ में जो है वो मिलके ये बोलता है। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जब पढ़ेंगे और वो AS5 और AS3 ये कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई साहब जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है, आपको क्या क्लेम मिला, एक तो स्टॉक लॉस का या फिर फिक्स एसेट लॉस का, ये जो भी मेरे को क्लेम मिला है, ये क्लेम जो है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, ये 100% ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तो रहेगा, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेगा, मतलब उसको वो हेड में मेरे को अलग से दिखाना पड़ेगा। मैं नॉर्मल वाले जो है वो एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकता। वो अलग से कैसे दिखाते हैं वो अपन क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। फाइनेंसिंग के इसके अंदर एग्जांपल जो है वो इंश्योरेंस क्लेम में नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग बोले तो क्या अपन फाइनेंस रेज कर रहे हैं ना, लोन ले रहे हैं, या उसमें क्या लॉस होने वाला है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो कहां पे रहेगा, अपन कहां पे निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टैंजिबल आइटम रहा तो उसका लॉस रहेगा, या ऑपरेटिंग में जो अपन माल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज का लॉस रहेगा। फाइनेंसिंग में जो है चांसेस है ही नहीं इसके अंदर कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आएगा, मेरे को नहीं लगता। ठीक है,
डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये भी जो है नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। डिबेंचर रिडम्पशन नहीं, पर ये नहीं, आप देखो डिबेंचर इशू किया आपने, ठीक है, अब डिबेंचर इशू किए तो मेरे लिए फाइनेंसिंग है, ठीक है, बट उसका पैसा मैंने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। हाँ उससे रिलेटेड है, पर वापस जो है उससे रिलेटेड कमाई और खर्चे की बात कर रहा मैं, कमाई थोड़ी ना है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कमाई थोड़ी ना है मेरे लिए, ठीक है, तो कमाई खर्चे की बात कर रहे हैं अपन, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। कोर एक्टिविटी जो मेन हेड एक्टिविटी रहेगी, वो हेड एक्टिविटी जो क्या रहेगा मेरे लिए, वो एक तो इन्वेस्टिंग रहेगा, नहीं तो फाइनेंसिंग रहेगा, नहीं तो ऑपरेटिंग रहेगा। उसके अंदर के जो ट्रांजेक्शन रहेंगे, उसका ब्याज, उसकी जो है वो, हाँ उसके रिलेटेड डिविडेंड हो गया, उससे रिलेटेड जो कमाई खर्चा है वो अपने लिए जो है कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग और जो है वो ऑपरेटिंग उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में रिपोर्टिंग कैश फ्लोज जो है वो, ये तो पार्ट कुछ खास नहीं है, फॉर्मेट्स वगैरह एक्सप्लेन किए हुए हैं, कुछ खास नहीं, फॉर्मेट में आपको समझना है। देखो डायरेक्ट मेथड में जो क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो अपन देखेंगे। क्वेश्चंस इसके स्ट्रेट अवे, इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, जनरली जो दिया जाता है रिसेंट पेमेंट अकाउंट दिया जाता कि भाई इसमें जो है वो या कैश बुक दे देंगे कि भाई पैसा आया पैसा गया, उसमें से आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई कर जो है अपने को उसको टेबल में फोन के फॉर्मेट में जो है लिखना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। इनका भी जो है इंडायरेक्ट मेथड का भी जो है वापस ऑपरेटिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता, ठीक है, वो कैसे होता क्या होता ये डिस्कस करके मतलब नहीं है, ये जब सॉल्व करेंगे तब जल्दी दिमाग में बैठेगा, ठीक है, तो वो फॉर्मेट अभी इग्नोर भी किया अपन ने तो चलेगा। उसके अलावा रिपोर्टिंग कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस मतलब क्या, इसके ऊपर एक थियरी क्वेश्चन आता, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस मतलब क्या। AS3 क्या करता है, फॉरबिड्स नेटिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो क्या बोल रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट की कोई भी जो है वो पैसा आना और जाना जो है वो अगर कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है तो उसको नेट ऑफ करना जो है वो प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब क्या कि कैश पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट शुड नॉट बी शोन नेट ऑफ कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। मतलब मैंने एक एसेट फिक्स एसेट बेचा, ठीक है, और एक फिक्स एसेट मैंने खरीदा, ठीक है, तो वो बोलता है कि फिक्स एसेट खरीदा और बेचा इसको नेट ऑफ करके अपन नहीं दिखा सकते, ठीक है, आपको खरीदा हुआ अलग दिखाना पड़ेगा, बेचा हुआ अलग दिखाना पड़ेगा। उसकी प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस नेट ऑफ करेंगे आप, ठीक है, पर उसका जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस नेट ऑफ करेंगे बोले तो आपको मेरे को बताओ, जो अगर मान लो मैंने 10,000 का फिक्स एसेट है, सपोज 10,000 का फिक्स एसेट है मेरा, ये मैंने 8,000 में बेचा, ये इसका बुक वैल्यू और ये जो है वो सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मेरे को ये दिखती बात है कि लॉस है 2,000 का बराबर। तो मेरे को बताओ ये जो सेलिंग प्राइस है 8,000, ठीक है, ये एक प्रकार से जो है वो नेट ऑफ है लॉस के साथ में, मतलब बेसिकली जो है क्या है 8,000 मेरे को मिला ना, तो मैं जो है वो 8,000 ही दिखाऊंगा, मैं 10,000 थोड़ी ना दिखाऊंगा कि 10,000 थोड़ा मिल रहे हैं मेरे को, एसेट बेच के मेरे को कितना मिला 8,000 मिला, तो मैं जो है वो कहीं ना कहीं इनफ्लो में, कैश इनफ्लो में कितना दिखाऊंगा 8,000, ठीक है, उसका लॉस जो है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, वो थोड़ी ना मैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक समझना जरूरी है इसके अंदर कि आपको जो है बेचा और उसका फायदा नुकसान उसकी बात नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं, अगर मैंने कुछ खरीदा और कुछ बेचा इसको नेट ऑफ कर सकता क्या मैं, नहीं, ठीक है। तो उसने एग्जाम्पल भी वैसा दिया, देखो आपको एंटरप्राइज ने 50,000 का जो है क्या किया, एक्वायर किया मशीनरी, और 10,000 जो है वो फर्नीचर बेचा, ठीक है, इसको नेट ऑफ करके 40,000 में बता सकता क्या मैं, नहीं। तो आपको 50,000 का मशीनरी खरीदा ये अलग बताना पड़ेगा, और 10,000 जो है वो फर्नीचर बेचा इसका पैसा जो आया वो अलग बताना पड़ेगा, इसको आप नेट बेसिस पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। कैश फ्लो वो बोलता है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो ये नेट बेसिस पे अपन दिखा सकते हैं। कौन से एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो एक्सेप्शंस में अपने को जो है बात करी हुई उन्होंने, देखो एक्सेप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, एक्सेप्टेंस और रिपेमेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब क्या, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रा इंटरेस्ट टाइप में, जैसे या बोलो क्या बोलते हैं कि कैश रिसीट है और किसी को पेमेंट दिया अपन ने, मान लो अगर कोई डेटर है उसने मेरे को पैसा दिया, ठीक है, उसका जो उधारी है वसूली, और उसके बाद में मैंने वो अमाउंट से जो है वो कहीं ना कहीं किसी को पेमेंट किया, ठीक है, तो आप इसको नेट ऑफ कर सकते हैं सेम अमाउंट से, बेसिकली एंडोर्सिंग टाइप में ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एंडोर्सिंग में वैसे जो है कैश फ्लो है ही नहीं, अगर आप कोई बिल एंडोर्स करते हो तो उसमें कैश फ्लो है क्या,
कैश आ रहा जा रहा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर चीज लाइबिलिटी खत्म हो रही है, कैश रखवा खत्म हो रहा, बराबर, तो उसके अंदर आपका कैश फ्लो बनता ही नहीं, कैश का ट्रांजेक्शन ही नहीं बेसिकली वो, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहे, वो काय की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई डेटर से एक पैसा मिला, रिसीट मिली 10,000 की, और मान लो 10,000 जो अपन ने किसी को पे किए क्रेडिटर को, तो ये नेट ऑफ करके आप दिखा सकते हैं एक बार का, ठीक है। पर अगर अपन ने कोई एसेट बेचा और एसेट खरीदा, इसको नेट ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्शन उन्होंने क्या दिया? कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज तो वैसे भी जो है कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनता, वो सीसी में ही जो है वो सीसी का ही पार्ट है, वो तो सीसी का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वैसे भी जो है उसका ट्रांजेक्शन अपन गिनती ही नहीं, कैश फ्लो ही नहीं मानते उसको अपन, ठीक है। पर उसके अलावा जो है वो कैश रिसीट आई और अपन ने इमीडिएटली उसको सामने वाले को जो है पेमेंट किया कोई चीज का, तो ये पर्टिकुलर चीज को आप नेट ऑफ एक बार का कर सकते हैं कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो में आप रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे तो दो अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं अपन। मैं यहाँ पे सिर्फ काय की बात कर रहा, कैश फ्लो की। आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है दिमाग में कि सर वो अपन तो जर्नल एंट्री अलग पास करते थे, बचपन खत्म हो रहा, अपन थोड़ा सा अपन आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, एंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज तो अपन अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, पर यहाँ पे अपन कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप नेट बेसिस इसको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर परचेज सेल करती है इन्वेस्टमेंट्स का, मतलब एक मान के चलो जो है वो शेयर्स के अंदर डील कर रही कंपनी, तो वो शेयर्स खरीद रही बेच रही, तो इसको नेट ऑफ करने को उनको चलता। जैसे डे ट्रेडिंग करती है, डे ट्रेडिंग समझते हो क्या आप? डेली इंट्राडे जैसा। तो इंट्राडे में जो है वो क्या करते हैं, ले बेच नेट ऑफ करके जो है वो दिखा देते हैं कि कैश आ रही की जा रही, यानी पैसा आ रहा की जा रहा, तो वो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, वो उसके आपको वहां पे क्लियर दिया हुआ है। उसके अलावा फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए और दिए हुए उसने एक्सेप्शन, जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए क्या दिया हुआ है कि कैश फ्लो वापस एफडी, मान लो जैसे एफडी का पैसा मैच्योर हुआ, ठीक है, और मैच्योर होने के बाद में रिन्यू किया, तो ये क्या हुआ, बैंक के पास में आया गया, बराबर, तो इसको नेट ऑफ को कर सकते, ठीक है। फिर कैश फ्लो अगर जो है वो वापस प्लेसमेंट या विड्रॉल डिपॉजिट्स ऑफ अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, मतलब क्या, एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने आरटीजीएस एनएफटी देखा होगा। आरटीजीएस एनएफटी में क्या होता है, आरटीजीएस में जो क्या होता है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो क्या होता है, डे एंड पे एसबीआई का एचडीएफसी को, एचडीएफसी का आईसीआईसीआई को, आईसीआईसीआई को एसबीआई का, ऐसे जो भी 3-4 अलग अलग बैंक्स के ट्रांजैक्शंस होंगे आपस में इंटर बैंकिंग, ये इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो क्या कर लेंगे आपस में, वो प्लस माइनस करके नेट ऑफ करके देंगे, ठीक है। तो ये नेट ऑफ करने को ये भी चलता, किसको चलता है ये, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस को, मतलब बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उसके अलावा एडवांस दिया लिया, इसके रिपेमेंट्स आए गए, ये भी नेट ऑफ करके अपन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो एक्सेप्शंस अपने को दिमाग में रखने हैं। वैसे देखा जाए तो जनरली इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, पर थियरी क्वेश्चन इसके ऊपर बना सकते हो, वो उसके ऊपर अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं आपको लगे तो इसके अंदर डिस्कस करके दिखा देता। देखो देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मयूरी लिमिटेड क्या बोलता है, देखो, एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 25 लाख ड्यूरिंग द सेम ईयर, इट आल्सो सोल्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर 4 लाख। कैन द कंपनी डिस्क्लोज नेट कैश आउटफ्लो टुवर्ड्स परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स 21 लाख? नहीं, है ना। तो इसका अपने को इन्होंने रीजन भी पूरा जवाब वगैरह भी बराबर बनाकर दिया हुआ, देखो एज पर AS3 क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एंटरप्राइज शुड रिपोर्ट सेपरेटली मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्सेप्ट क्या बोलता है, एक्सेप्ट जो है वो कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर when the cash flow reflect the activities of customer rather than those of enterprise, मतलब कस्टमर के आपस में जो कहीं ना कहीं अपन लेन देन कर रहे हैं उसको नेट ऑफ आप कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ऑपरेटिंग वाला पार्ट हो जाता। एंड कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच टर्नओवर इज क्विक, और जो है अमाउंट्स आर लार्ज एंड मैच्योरिटीज आर शॉर्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि शेयर्स अगर अपन खरीद लिए बेच लिए उसको नेट ऑफ करना, तो टर्नओवर क्विक है उसके अंदर, उस हिसाब से आपको एक्सेप्शन दो उन्होंने दे दिए। देखो लिखने का तरीका देखो, आपको पूरा प्रोविजन समझाया पहले AS3 का और उसके बाद में कंक्लूजन ड्रॉ किया। आप डायरेक्टली ऐसा नो बोलकर जो लिख देंगे तो मार्क्स मिलने वाले आपको नहीं,
ठीक है, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं अपन वो अपने को छोटे बच्चे थोड़ी ना आप उनके यस नो करने के लिए बोल रहे हैं, आपको रीजंस देने पड़ेंगे भाई क्यों, तो आपको आपसे चाहते हो कि ये आपने लिखना चाहिए एक्सेप्शन क्या है, और उसके बाद में फिर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए गिवन केस में क्या है कि ये डू नॉट फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्शन मेंशन अबव। इसके लिए जो कहीं ना कहीं अपने को ग्रॉस बेसिस पे दिखाना पड़ेगा, आउटफ्लो 25 लाख का दिखाना पड़ेगा, इनफ्लो 4 लाख का अलग से दिखाना पड़ेगा, तो ये नेट कैश फ्लो जो है वो नेट कैश आउटफ्लो जो है 21 लाख का परमिटेड नहीं है। इस तरीके से आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। ऐसी कैसी भाषा लिखना जरूरी थोड़ी ना है, पर कहीं ना कहीं जो है वो उसके मेन पॉइंट्स प्रोविजंस वो अपने को जो है कहीं ना कहीं कवर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तरीके से क्वेश्चन अपन ने समझा। खैर अपन अपने पार्ट पे वापस आते, हो गया लास्ट ही पार्ट बचा है थियरी का, ज्यादा बचा नहीं खास। इसके अलावा वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के बारे में वापस वही पॉइंट बोले हुए उन्होंने, ठीक है, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, सीधा सीधा वही है कि इंटरेस्ट वापस कमाया क्या और दिया क्या। अगर कमाया तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट रहेगा, और जो अगर दिया मतलब कहीं ना कहीं जो अपना फाइनेंसिंग वाला पार्ट रहेगा, चाहे वो डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, तो वो रिलेवेंट चीजें जो अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर ली हुई है। इसके अलावा नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपको समझने हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोले तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं कोई प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, जैसे कोई पर्टिकुलर खर्चे के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, ये क्या है, नॉन कैश है, क्योंकि ये इसके अंदर कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, बराबर। उसके अलावा जो है वो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर में पैसे आता थोड़ी ना, वो तो अपन क्या है अपने ही रिजर्व में से अपन क्या करते हैं बोनस इशू करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो उसके लिए पैसा थोड़ी ना आता मेरे पास में, तो ये भी जो क्या है मेरे लिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। बिजनेस परचेज, ये अमालगमेशन वगैरह में जो अपन पढ़ेंगे, अमालगमेशन वाला पार्ट उस टाइप में जो आएगा। बिजनेस परचेज मतलब कोई अगर कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो उस टाइम पे जो उसको एक अमाउंट देती है उसको बोलते हैं बिजनेस परचेज वाला अमाउंट। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है क्या बोला है कि यहाँ पे बोलता है कि एग्रीगेट कैश फ्लो जो है एक्विजिशन और डिस्पोजल जो है, अगर कोई सब्सिडरी बनती है या बना रहे अपन किसी कंपनी को, अगर अपन टेक ओवर कर रहे हैं, उसको खरीद रहे, उसका स्टेक खरीद रहे, तो यहाँ पे जो है वो ये क्या रहेगा क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करें कोई कंपनी में, अगर किसी को टेक ओवर कर रहे हैं तो उसका स्टेक खरीद रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं। द कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन शुड नॉट बी नेटेड ऑफ, ये तो वैसे भी अपन ने समझा कि अगर कोई कंपनी आप खरीद रहे और आप एक दूसरे कंपनी के शेयर्स आप जो है कहीं ना कहीं स्टेक पे जो बेच रहे, तो उनको दोनों को अपने को अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, अपन नॉर्मल डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, अपन यहाँ पे कंपनी टेक ओवर के करने की बात कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं कर रहे। एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज इन एग्रीगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडीज और अदर बिजनेस यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या, ये अपन ने क्या करना चाहिए, इसको जो है अपने को दोनों का एक्विजिशन और डिस्पोजल अलग अलग दिखाना है। काय का जो अपन ने टोटल परचेज या डिस्पोजल कंसिडरेशन दिया वो, मतलब जो भी अपन ने कुछ खरीदा कंपनी से, जितना भी स्टेक खरीदा या जितना स्टेक अपन ने अपने बिहाफ से जो दिया, इसका अपने को जो है कहीं ना कहीं फ्लो अलग दिखाना पड़ेगा। और पोर्शन ऑफ परचेज और डिस्पोजल कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय मींस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी अपन ने नकदी में दिया उसको पैसा। अभी कई बार ऐसा होता ना कि अपन जो है कहीं ना कहीं खरीद रहे कोई पर्टिकुलर चीज, कोई जैसे अगर कोई कंपनी खरीद रहे तो कंपनी से जो शेयर्स खरीद रहे या स्टेक खरीद रहे और उसको अपने कहीं ना कहीं अपन शेयर्स इशू कर दे रहे। ठीक है, तो अपन ने पैसा दिया क्या, नहीं, तो इसको दोनों को अलग अलग दिखाएंगे अपन, पर फ्लो नहीं है कैश फ्लो का। उसके अलावा इसके ऊपर अगर मैंने उसको कैश दिया, जैसे अगर मैंने 1000 करोड़ की कंपनी जो है उसमें से वो पर्टिकुलर कंपनी खरीदी, वो 800 करोड़ में 800 करोड़ के मैंने उसको शेयर्स इशू किए और 200 करोड़ रुपए उसको कैश या बैंक के थ्रू दिए, तो मेरे को सिर्फ फ्लो कौन सा दिखाना है, 200 वाला। ठीक है, और उसके अलावा करंट एसेट्स लाइबिलिटीज जो अपन टेक ओवर कर रहे हैं इसके अंदर, ये अपन बड़े फिक्स एसेट्स और जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर जो टेक ओवर कर रहे हैं तो वो अपन कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे। पर जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो अपन लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता, करंट एसेट्स में क्या आता है, डेटर्स, कैश, बराबर, बिल्स रिसीवेबल, है ना, शॉर्ट टर्म से सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बोलो। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, अपना बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बराबर, तो उसके अंदर क्रेडिटर्स आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे। तो ये जो है ये सब जो है क्या है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब जो है क्या है, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए है। तो ये बिजनेस ऑपरेट करने के लिए है, तो जब भी अपन कोई पर्टिकुलर टेक ओवर करते हैं, वो स्टेक खरीदते हैं और उसमें कुछ करंट एसेट्स और लायबिलिटीज अपन लेते हैं,
तो उसको कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, नेट ऑफ करके इसमें अपन कौन सी एक्टिविटी बताते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताते हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझना है। क्या क्या समझना है, बिजनेस परचेस में क्या समझना है, कोई पर्टिकुलर अपन अगर कोई कंपनी का स्टेक खरीदते हैं तो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग। उसमें से जो मेरा कहीं ना कहीं पार्ट है, जहां पे मैं अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर जो है वो कहीं ना कहीं बोलो कि उसके फिक्स एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल कुछ भी अगर जो परचेस करता हूं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स साथ में सेटल करता हूं, तो ये मेरे को दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा और ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला पार्ट बनेगा। उसके बाद में अगर जो है वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज अगर मैं टेक ओवर करता हूं, तो उसका क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको जो है कहीं ना कहीं नेट ऑफ करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलकर मैं इसको बता सकता। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से डिस्क्लोजर रहेगा। वापस इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसमें अपने को समझना है, ये वाला पार्ट अपन एंड में ही देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन एक दो रहेंगे ये थोड़े हैवी रहते हैं। इसको क्या रहता है, कैसा रहता है, क्या समझना है, कैसे समझना है, ये अपन बाद में इसको जो समझेंगे। डिस्क्लोजर में जो आप एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है उसमें, जो दम वाली बात नहीं है। क्या क्या डिस्क्लोजर की बात कर रहे हो कि भाई जो भी कुछ है वो भाई आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो नहीं बनता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कोई है, तो आपको उसको अलग से नोट में दिखाना पड़ता। वो टाइप के जो है 2-4 पॉइंट्स बोले हुए आपको, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, कुछ नहीं समझा तो मेरे को पूछ लेना। अभी अपन आते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे। अभी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप अभी जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे, वो सब जो है कौन से रहने वाले हैं, क्लासिफिकेशन वाले हैं। ठीक है, जिसमें अपन क्या क्लासिफाई करेंगे कि वेदर द एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। थोड़ा सा एक ब्रशअप हो जाता, जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने देखे एक बार उसको वापस रिवाइज जैसा हो जाता। तो देखो इलस्ट्रेशन 1 देखो, क्लासिफाई करना है अपने को, और उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट अगर है तो वो भी बताना है। तो क्लासिफिकेशन 4 हेड्स में करना है हमने, कौन से, एक अपना जो है वो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और सीसीए। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, मशीनरी अगर अपन ने खरीदी, क्या रहेगा अपने लिए, इन्वेस्टिंग रहेगा। उसके बाद में प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग। अपन ने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फाइनेंस रेज किया। कैश सेल्स, ऑपरेटिंग, माल बेचना मेरे लिए जो क्या है, मेरे धंधे का पार्ट है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फाइनेंसिंग। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग कर रहा, मतलब क्या कर रहा, मैंने लोन लिया लंबे समय के लिए, लोन लिया मतलब जो क्या किया, मैंने फाइनेंस किया, मेरी कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी। चेक नहीं, कैश इक्विवेलेंट कैसे रहेंगे, माल बेचना मेरे लिए कैश इक्विवेलेंट कैसे हो गया, कैश इन हैंड नहीं बोल रहे हो, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, दिस इज सीसी। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने के अंदर का है तो वो सीसी है। ठीक है, उसको खरीदने की बात नहीं कर रहे, खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है बराबर, पर अगर वो जो है कहीं ना कहीं सीसी है, सीसी बोले तो क्या, बैलेंस, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, हाँ बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, कैश सेल्स बोले तो अपना ऑपरेटिंग वाला पार्ट हो गया ना, जहां माल में बेच रहा और पैसा मिल रहा मेरे को, माल बेच के पैसा। कैश सेल्स की अपन क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब माल बेच रहा, पैसा आ रहा, तो इनफ्लो है मेरे लिए, पर कौन से इसका है, ऑपरेटिंग वाला है, क्योंकि मेरा धंधा उसके ऊपर हो रहा ना। चेक कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग, क्यों, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल से जो भी पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन है मेरे लिए, डेटर्स मेरे लिए कौन रहते हैं, जो जिनसे मेरा धंधा है, वापस उनसे अगर मेरे को पैसा मिल रहा तो मेरे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कैश रिसीव्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, सेम ऑपरेटिंग। ठीक है, कैश मिलो या चेक मिलो, फर्क क्या पड़ रहा। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ट्रेडिंग कमीशन, देखो आपको मैं ब्रॉड हेड क्या बताऊं इसके अंदर, अभी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता, कैपिटल, ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लाइबिलिटीज बराबर, फिक्स एसेट्स आते इधर, टैंजिबल इंटेंजिबल और करंट एसेट्स आते इधर बराबर। तो कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स ये क्या रहेगा, फाइनेंसिंग। ये पैसा मेरा खुद का लगाया, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर इश्यू करना, लोन लेना बैंक से, ये क्या रहेगा, फाइनेंसिंग, क्योंकि मैं फाइनेंस कर रहा कंपनी को मेरे। करंट लाइबिलिटीज विल बी रिलेटेड टू ऑपरेटिंग,
क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब जो क्या करूंगा मैं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भले करंट लायबिलिटी है पर कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शन रहेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या हो रहा, कंपनी को फाइनेंसिंग ही हो रहा वापस से, तो फाइनेंसिंग रहेगा। पर डेटर सॉरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब सप्लायर वगैरह से जो भी कुछ लेन देन होगा, ये सब क्या रहेगा मेरे लिए, ऑपरेटिंग रहेगा। तो मेजर पार्ट जो है करंट लायबिलिटीज का काय से रिलेटेड रहेगा, ऑपरेटिंग से रहेगा। फिक्स एसेट्स क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग, प्लांट एंड मशीनरी या बोलो गुडविल बोलो या कुछ भी बोलो, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी एसेट्स बोलो, ये क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये खरीदे मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टमेंटिंग मतलब इन्वेस्टिंग भी रहेगा। करंट एसेट्स जनरली ऑपरेटिंग रहेगा, सारे के सारे आएंगे जरूरी नहीं है, पर जनरली जो है ऑपरेटिंग रहेंगे, ठीक है। अब मेरे को इसमें बताओ ट्रेडिंग पीएनएल में क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑपरेटिंग रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा एक्सेप्शन, इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम जो है वो रहेगा ना, इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या रह सकता, ठीक है। अब कमीशन वगैरह जो है वो क्या है, वो अपन कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग में ले लेते हैं, पर अगर इंटरेस्ट की कमाई है, ठीक है, डिविडेंड मिला, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिला, काय के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ इन्वेस्ट करूंगा तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा, कुछ डिविडेंड मिला वापस कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो ही, तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग वाला पार्ट तो ऑब्वियसली जनरली जो काय कराएगा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग रहेगा, ठीक है। और जो पीएनएल में भी ज्यादातर ऑपरेटिंग रहेंगे, पर कुछ कुछ जो है वो चीजें अपने को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ के अपने को इसके अंदर घुसना है वापस, ठीक है। तो देखो ट्रेडिंग कमीशन रिसीव क्या रहेगा अपने लिए, अपन जो भी मतलब ट्रेड वगैरह को जो भी करते होंगे उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है मेरे को, तो ये ऑपरेटिंग रहेगा। इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टिंग, वो खुद ही चिल्ला के बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को करके, सॉरी हाँ बिल्कुल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोले तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना क्या रहेगा, फाइनेंसिंग, तो उसको रिडीम करना भी क्या रहेगा, ठीक है, 100% फाइनेंसिंग। कैश में माल खरीदा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, अगर मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा तो इन्वेस्टिंग है, तो उसको बेचना भी इन्वेस्टिंग ही है। परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिक्स एसेट है वो, मतलब इंटेंजिबल एसेट है एक प्रकार से। कैश पेड टू सप्लायर, ऑपरेटिंग। इंटरिम डिविडेंड मिला अपने को इक्विटी शेयर्स पे, तो क्या सॉरी पेड है, तो क्या रहेगा, फाइनेंसिंग, क्योंकि इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए हुए तो फाइनेंसिंग है, तो उसके ऊपर डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग है। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग, क्योंकि पेटेंट मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, पेटेंट खरीदना इन्वेस्टिंग, उसको बेचना भी इन्वेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बोलकर अगर मैंने लिया हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिबेंचर खरीदना, उसके ऊपर ब्याज मिलना भी इन्वेस्टिंग ही रहने वाला है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग, अगर मैंने लोन लिया तो फाइनेंसिंग, उसके ऊपर ब्याज भरना भी फाइनेंसिंग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अपन जो क्या बोलते हैं माल बना रहे, माल बना रहे अपन, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो मेरे को खर्चा लग रहा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो मेरे को लग रहे, मतलब मेरे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब मेरे लिए जो क्या रहने वाले हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे वो, तो ये मेरे लिए ऑपरेटिंग रहेगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर मेरा शेयर्स होल्ड करना या खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो उसके ऊपर ब्याज या डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग है। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। देखो यहाँ पे जो है वो देखो कैसा बराबर रंग बदल जाता। रेंट रिसीव जो है काय के ऊपर, अगर अपन ने कोई प्रॉपर्टी पकड़ी है, मतलब कोई प्रॉपर्टी अपनी इन्वेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली उसका इनकम भी अपने लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग, कुछ नहीं बोला रहा तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, ठीक है। अंडर राइटर्स कमीशन पेड, फाइनेंसिंग। अंडर राइटर्स कमीशन क्या रहता,
जब अपन इशू करते, शेयर्स इशू करते, ठीक है, उस टाइम पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अपन क्या जाते हैं, वो अंडरराइटर्स की तरफ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाते हैं कि भाई हम तुम्हारे शेयर्स जो है वो मिनिमम सब्सक्राइब करा कर दे देंगे। अगर नहीं करवा पाए तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको खुद को शेयर्स खरीदना पड़ते, बराबर। और उसके ऊपर अपन जो भी वो अपने कहीं ना कहीं अंडरराइटिंग के इसमें शेयर्स इशू करवा कर देते थे, उनको अपन क्या देते, कमीशन देते। तो जो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करवा रहा है, तो ये मेरे लिए एक्टिविटी क्या रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। रेंट पेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ये ऑपरेटिंग रहने वाला है, ठीक है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग। हाँ, अपन ने वापस क्या खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा। इन्वेस्टमेंट खरीदना जब मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, तो उस रिलेटेड खर्चा भी मेरे लिए इन्वेस्टिंग रहेगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग क्यों, बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या हो रहा है, मेरे को फाइनेंस मिल रहा ना, मेरे को ओवरड्रॉ करने का मौका मिल रहा, तो मेरे को तो पैसा मिल रहा ना उससे, मतलब पैसा मिल रहा हो, ठीक है, पर पैसा काहे के लिए मिल रहा, मेरे को फाइनेंस मिल रहा, मेरे को सपोर्ट मिल रहा, ठीक है। चेक इशू, क्या चेक पे करने के लिए, चेक मेरा पास हो जाएगा, उतनी ड्रॉइंग लिमिट मिल रही, तो ये मेरे लिए फाइनेंसिंग रहेगा। क्रेडिटर जो है वो अपने को माल दे रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को पैसा लिमिट दे रहा, फाइनेंस कर रहा, दोनों में फर्क है ना। माल दे रहा तो वो ऑपरेटिंग रहेगा, पर जो ये फाइनेंस दे रहा तो ये फाइनेंसिंग रहेगा। कैश क्रेडिट उसका ही भाई है, फाइनेंसिंग उसका ही भाई है, कैसी की लिमिट देता हूं अपने को। फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अब ये यहां दो आंसर पॉसिबल है। अगर 3 महीने तक के है तो सीसी, पर अगर 3 महीने से ज्यादा है तो इन्वेस्टिंग, ठीक है। सीसी, हाँ नहीं, तो वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना आपको, दोनों आंसर देने पड़ेंगे उसके, एक आंसर नहीं देना आपको, दोनों आंसर देने पड़ेंगे। अगर 3 महीने बिलो 3 मंथ्स तक के अगर है, अप टू 3 मंथ्स है तो सीसी का पार्ट बनेगा, और अगर जो है वो 3 मंथ्स के ऊपर है तो इन्वेस्टिंग बनेगा। एक मिनट, हाँ, शॉर्ट टर्म तो मैडम मेरा मेन शॉर्ट टर्म जो क्या है 12 महीने के अंदर ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ना, वो नहीं कर रहे तो इसलिए तो 2 आंसर दे, नहीं तो 2 आंसर क्यों दे रहा था। कैश इक्विवेलेंट में इसके लिए नहीं, क्योंकि वो उससे फाइनेंस मिल रहा मेरे को, मेरा बैलेंस नहीं है वो। मतलब अभी देखो बैंक ओवरड्राफ्ट होना, ठीक है, ये कब होता है, जब मेरे को बैंक से पैसा ज्यादा मिलता तब, बराबर। अभी मेरे को वापस रीपे करना पड़ेगा ना, तो मेरे लिए लाइवलीहुड एक प्रकार से जो मेरे को देना है करके, ठीक है। और उसके अंदर में कैश क्रेडिट भी सेम, अगर मैंने कहीं ना कहीं उससे लोन उठाया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस ही किया हुआ है, तो मेरा वो हेडिंग फाइनेंसिंग वाली में पार्ट में जाएगा, ठीक है। अब हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ये 100% सीसी बोलता है ना, इनसिग्निफिकेंट जो है रिस्क नहीं है चेंज होने का वैल्यू में, और हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ठीक है, तो कैश के बराबर ही हुआ, इसके लिए सीसी है। और इसके अंदर मेन पार्ट क्या है, विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अगर चेंज इन वैल्यू का रिस्क अगर रहता था तो इसको अपन इन्वेस्टिंग बोलते थे, ठीक है। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अब बताओ मेरे को इनकम टैक्स जो है वो क्या है मेरे लिए, उसका रिफंड मिलना भी, ठीक है, नीचे आंसर दिया हुआ है, पर ये जो है एक बार आप गो थ्रू कर सकते, ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को काम में आता क्वेश्चन रिवीजन के लिए। इलस्ट्रेशन 2 देख सकते हैं, हाँ, इन्वेस्टिंग ही लिखना पड़ेगा, और उसके लिए अपन जो है वो 2 आंसर दे देंगे। अगर वो बोल रहा है रीजन या नहीं रीजन नहीं भी बोलता है, तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म वी आर अज्यूमिंग इट अबव 3 मंथ्स, दैट इज व्हाई इन्वेस्टिंग, ठीक है। और अदरवाइज तो जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको सीसी बना सकते हैं, और उसको जो है बोल सकते हैं कि वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज बिलो 3 मंथ्स, या अंडर 3 मंथ्स जो बोले, अप टू 3 मंथ्स बोलो, हाँ, दोनों लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं दोनों भी, ठीक है। और उसके लिए रीजन स्टेट करना पड़ेगा आपको। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है देखो, X Limited purchased debentures of 10 lakhs of Y Limited, which are redeemable within 3 months. How will you show this item as per AS3 while preparing CFS for 31 मार्च 2021 या 2001 जो भी है। अब क्या करेंगे अपन, इसको बताओ।
अपन ने क्या किया, खरीदा, डिबेंचर खरीदे वाई लिमिटेड के, विच आर रिडीमेबल विद इन 3 months, रिडीमेबल है भले से, पर कहीं ना कहीं जो अपन ने क्या खरीदा, डिबेंचर खरीदा। अब डिबेंचर खरीदा तो मेरे को बताओ यहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन कैसा दिया, देखो ये क्या बोल रहा है, सीसी क्या कंसिस्ट करता है, कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। पर if investment of 10 lakhs made in debenture is for short term period, then it is an cash equivalent. However, if investment of 10 lakhs made in debenture is for long term period, then as per AS3 it should be shown as investing activity. तो देखो ये जो है वो हाईली लिक्विड हो गया। हाईली लिक्विड क्यों हो गया, क्योंकि एक प्रॉमिस मिल रहा ना मेरे को कि 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो मैंने जो इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए का, इसका मेच्योरिटी मेरे को कब मिल रहा है, 3 महीने के अंदर। मेरे लिए इन्वेस्टिंग है एक प्रकार से, पर वो 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या है, हाईली लिक्विडेबल है। और मेरे को बताओ डिबेंचर के भाव में कम ज्यादा होता क्या, ज्यादा शेयर्स में हो जाता, शेयर्स तो वैसे भी सीसी है ही नहीं, ठीक है, पर एक दिन के लिए भी खरीदा तो शेयर्स अपने लिए सीसी ही नहीं है। पर यहाँ डिबेंचर है जो कि हाईली लिक्विड भी है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज भी हो जाएगा, और बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने को क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहती बहुत ज्यादा, ऊपर नीचे भी भाव इसके नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या है मेरे लिए, वो कैश इक्विवेलेंट है, सीसीई। उन्होंने दोनों तरफ से आंसर दिए। ये देखो ये ना, कभी भी ये लोग आंसर जो है हमेशा जो है वो डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं आईसीआई वाले, ठीक है। ये कभी सीधा आंसर नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, दोनों तरफ से बोलते हो, ठीक है। बहुत मजा आता है उनको, क्या मालूम क्या मजा आ रहा, ठीक है, बहुत मजा आता है उनको। तो ये मेन हेड क्या है इसका, अगर मेरे को एमसीक्यू आता रहा तो इसका क्या करूंगा मैं, क्या टिक करूंगा, सीसी के ऊपर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू आता रहा तो मेरे को क्या टिक करना पड़ेगा, सीसी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको केस स्टडी जैसा दिया उन्होंने। फिर इलस्ट्रेशन 3 वापस क्लासिफिकेशन वाला है, देखो क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। हाँ, ये तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फाइनेंशियल एंटरप्राइज है मतलब क्या, उसका धंधा ही है ना, ब्याज पे लेना, ब्याज पे देना, उसके ऊपर ब्याज देना भी ऑब्वियसली उसके लिए क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग। लोन देना लेना जब उसके लिए धंधा है, तो ब्याज देना लेना भी उसके लिए क्या है, धंधा ही है, तो ऑपरेटिंग है। टीडीएस कटा, टाइप ए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी का कोई भी एक्टिविटी क्या है मेरे लिए, इन्वेस्टिंग है, बराबर। तो उसका जो है वो, अब अच्छा मेरे को बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब क्या, मैंने सब्सिडरी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा तो इन्वेस्टिंग, उसके ऊपर ब्याज मिला वो भी इन्वेस्टिंग, उसको का टैक्स भी इन्वेस्टिंग, क्योंकि टैक्स जो है अपन ने क्या बोला है, रंग बदलू क्रिकेट है, जैसा जो है वो रंग उसका उस हिसाब से वो रंग बदल लेता। डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, इन्वेस्टिंग, क्योंकि अपन ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब पैसा एफडी बोलकर बनाया, बोलो जो भी बोलो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीन बाय फायर, हाई इन्वेस्टिंग बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलकर बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो क्या क्या रहेगा, मशीनरी है, मशीनरी है तो इन्वेस्टिंग है, ब्रॉडेड इन्वेस्टिंग है, पर इन्वेस्टिंग में मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा उसको, एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाना पड़ेगा, रीजन भी वैसे ही लिखना पड़ेगा उसका, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सोच के बोलो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या पास करते हैं आप, बैड डेट्स राइट ऑफ किया, क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स, बराबर। अब बैड डेट्स टू डेटर्स में बताओ कैश फ्लो है क्या, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ठीक है। तो थोड़ा सा जो सोच समझ के देखो क्या बोला है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या बोला उन्होंने, कौन से हेडिंग में दिखाना है, इन्वेस्टिंग के लिए, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाना है। और बैड डेट्स क्या बोलता है, नॉन कैश आइटम है, क्योंकि अपन इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये अराइव भले ही होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, जो है वो कहीं ना कहीं अपने को प्रॉफिट लॉस जो है अराइव होएगा, पर ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि इसके अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है ही नहीं, ठीक है, ये नॉन कैश आइटम है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस और थोड़े से अपन एक बार देख लेते हैं। आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्या बोलता है देखो, हाउ वुड द फॉलोइंग कैश फ्लोज बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद AS3, ठीक है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेड अमाउंटिंग टू 70 लाख ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में
जो है वो अपन ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे किया 70 लाख, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग है 100%। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 8,75,000, आउट ऑफ विच 75,000 was towards capital gains arising on account of sale of assets during the reporting period। नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। नहीं, अब देखो यहाँ पे 8,75,000 जो है, 8,75,000 जो है, इसके अंदर दो पार्ट्स है। हाँ, तो 8 लाख मेरे लिए एडवांस टैक्स है, ये मेरे लिए जो क्या हो गया, ऑपरेटिंग, ठीक है। और 75,000 जो है ये मेरे लिए क्या है, ये काय के लिए, सेल ऑफ एसेट है, मतलब एसेट बेचकर मैंने कुछ कमाया। एसेट बेचना, एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग, बेचना इन्वेस्टिंग, उसका टैक्स भी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। इसमें एडवांस का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अपने को यहाँ पे देखो थोड़े से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल दिमाग में नहीं रखना है, अपने को ये समझना क्या है, इसके लिए थोड़ी देर के लिए समझना है बस, कैश आ रही जा रही, कहां से कैश आ रही, कहां से कैश जा रही, इसके ऊपर ही फोकस करना है। अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स घुसाएंगे उसके अंदर तो कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट सॉरी विथड्रॉन बाय कस्टमर ऑफ SBI 3 करोड़, ऑपरेटिंग बैंक है ना, बैंक के लिए जो है वो कुछ भी क्या बोलते हैं, पैसा लेना देना कोई भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग रहने वाला है 100%, ठीक है। देख लो उसके नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, देखो दिया हुआ है आपको, ये 70 लाख तो ऑपरेटिंग बोला है, ठीक है, 8 लाख ऑपरेटिंग बोला है, 75,000 इन्वेस्टिंग बोला है, 3 करोड़ वापस ऑपरेटिंग, क्योंकि बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में 9th वाला क्वेश्चन देखो, मनी लिमिटेड, वाह नाम ही मनी लिमिटेड रखो उसमें, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट। आपको उसको क्या करना है, एडवाइस देना है कि कैसे हर चीज को ट्रीट करना है। तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम, तो लोन देना मेरे लिए एक प्रकार से क्या रहेगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर है तो लोन देना मेरे लिए इन्वेस्टिंग रहेगा, ब्रॉड हेड, ठीक है। बट अभी किसको दे रहा मैं उसके ऊपर डिपेंड करता, सप्लायर को दिया तो, एम्प्लॉइज को दिया तो, सब्सिडरी को दिया तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीव, खुद ही चिल्ला के बोल रहा बेचारा हो, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड है, तो डिविडेंड कब पे करेंगे, जब मेरे को इक्विटी रेज मैंने किया होगा तभी, ठीक है। तो ये अपने बेसिक क्वेश्चन जो है वो हो गए। नहीं सर, अपन अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं ये चैप्टर का वार्म अप शुरू है बस अपना, इसके आप क्वेश्चन समझ लो। ये जो अपन ने क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन देखे, इसकी बड़ी मुश्किल से अवकाश जो है वो 4 1 मार्क के लिए, वो भी अगर आए तो अपने नसीब बहुत अच्छे रहे तो एग्जाम में, अदरवाइज MCQ वगैरह में आ गया बात अलग है, ठीक है, वो छोटे मोटे चीज के लिए आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज जो है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो इसके अभी शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। अभी अपन सिर्फ जो है वो एक बेसिक बैकग्राउंड समझ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर डीप है, ऐसा लगता है दो चीजें मिलाकर है सर, AS3 और चैप्टर नंबर 11.2, तो ये दोनों मिला के है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वैरायटी भी बहुत सारी है, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं अपन अभी सिर्फ इससे कंफर्टेबल हो रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी क्या है, फिर धीरे धीरे उससे कंफर्टेबल होने के बाद में फिर अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फ्लो आएगा, ठीक है, नहीं तो फ्लो नहीं आएगा उसके बिगर। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और 31 मार्च, ठीक है। तो अपने कैलकुलेट क्या करना है, CC निकाल के देना है उसको कि CC कितना है भाई मेरा, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अभी बताओ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, मतलब बैंक का बैलेंस है 25,000, क्या है मेरे लिए, CC है ना ये। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, DRS थोड़ी ना कर रहे अपन, ठीक है। उसके बाद में जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कुछ नहीं है, हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, इक्विटी शेयर पढ़ते ही सही अपन ने बोलना चाहिए कैश फ्लो नहीं है, इक्विटी शेयर्स तो जो है वो ही नहीं सकता ना, कैश फ्लो अपने को क्या पूछा है, CC पूछा है,
अपन एक्टिविटीज डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ सीसी डिस्कस कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट 1 नवंबर से 15 अप्रैल तक के कितने महीने हो रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चला गया 3 महीने के ऊपर। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सोवरेन डेब्ट म्यूचुअल फंड 1 मार्च को किया, लेस देन मैच्योरिटी 3 महीना। ठीक है, क्योंकि अब ये जो देखो, ये जो डेट म्यूचुअल फंड है ना, इसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं रहते। ठीक है, तो हाईली लिक्विड है ऑब्वियसली, तो ये सीसी रहेगा मेरे लिए। बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, उसका कन्वर्जन आपको बोला है 69 रुपीज था और 31 मार्च को 70 रुपए है, ये सीसी है। बैंक बैलेंस है ना मेरा, कहीं पे भी रहने दो। ठीक है, हाँ 70 लूंगा, क्योंकि मेरे को कब का पूछा है? 31 मार्च का पूछा है, तो मेरा रिपोर्टिंग डेट क्या है? 31 मार्च है, तो 31 मार्च का लूंगा मैं 70,000। देखो, हाँ तो देखो आपका आंसर मैच करता, क्या आंसर देखो बोला। ठीक है, 1,80,000 मैच कर रहा अपना आंसर। ठीक है, इसमें से अच्छा ये चेक वाला बीआरएस वाला इन्होंने किया है नहीं? हाँ बराबर। अच्छा एक मिनट, उन्होंने इसके लिए किया होगा क्योंकि अपन जो कहीं ना कहीं कैश फ्लो निकाल रहे हैं और अपने को कैश बुक के हिसाब से दिखाना पड़ता। बराबर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। देखो अपन जब भी देखो कोई भी कंपनी हो, कंपनी जो है वो बैलेंस शीट में साल के एंड पे जो बैलेंस दिखाती है कैश या बैंक का, सॉरी बैंक का बैलेंस किसके हिसाब से दिखाती है? वो कैश बुक के हिसाब से कि पासबुक के हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, अपने किताब के हिसाब से मैं दिखाऊंगा ना मेरा बैंक का बैलेंस, फिर वो पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए बीआरएस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो है बैलेंस किसके हिसाब से दिखाऊंगा? कैश बुक के हिसाब से। तो मेरे को पहले कैश बुक के हिसाब से बैलेंस अगर निकालना है तो मेरे को पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है 25,000 रुपए, बराबर। और चेक इशू किया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब मैंने क्या किया? मैंने कैश बुक में कम किया हुआ है। ठीक है, तो बैंक ने कम किया क्या? नहीं। अगर मेरे को कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिखाना है तो 10,000 क्या करना पड़ेगा? कम करके दिखाना पड़ेगा, तो मेरा बैलेंस ऐसा आएगा 15,000। हो सकते 100% हो सकते। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि पासबुक मेरे को जो है वो देखो, अंडरस्टैंडिंग कहां से शुरू हो रही है अपनी। अपन XYZ लिमिटेड के क्या दिखा रहे हैं? कैश दिखा रहे। ठीक है, और कैश दिखा रहे तो ये कहीं ना कहीं जो अपने को बैलेंस किसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा? अपने को कैश बुक के हिसाब से। अपन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अपना बैलेंस नहीं दिखाते, अपन अपने हिसाब से बैलेंस दिखाते, फिर अपना मैच क्यों नहीं कर रहा तो उसका बीआरएस बनाकर दिखाते, वो बात अलग है। ठीक है, तो मेरे को अगर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिखाना है तो मेरे को बैलेंस काय का दिया हुआ है? पासबुक का। पासबुक से मेरे को कैश बुक पे आना है, तो पासबुक से कैश बुक पे आना है तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये एक बीआरएस वाला पार्ट जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको भले ये सीसीए का पार्ट नहीं है पर इसके अंदर मेरे को बैलेंस के ऊपर खेलना है। ठीक है, सीसी का पार्ट नहीं है वो, पर कहीं ना कहीं मेरा उससे कैश बुक का बैलेंस डिटरमाइन होगा, इसके लिए मेरे लिए वो पर्टिकुलर 15,000 वाला ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता, अदरवाइज नहीं होता था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक पार्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस थे इसके अंदर के। इसके अलावा और क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप वो होमवर्क रखेंगे थोड़े से। मॉड्यूल 3 है क्या आपके साथ में? मॉड्यूल 3 में भी 2 क्वेश्चंस है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है सॉल्व करने वाले, और क्लासिफिकेशन वाले 2 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या चीज? मतलब 1 वाले समझा नहीं मैं। मतलब हाँ, क्लासिफिकेशन मॉड्यूल 1 चैप्टर तो एक ही है, ये क्लासिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं दोनों जगह है दिए हुए उन्होंने। अब ये तो देखो इसमें वापस रिपीट है थोड़ा सा ये पार्ट, पर फिर भी ठीक है, देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 11.83, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता वर्जन की वजह से। देखो इंटेलिजेंट लिमिटेड बोलता है वो, वापस क्या है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज दी हुई है तो देखो, वापस नॉन फाइनेंशियल है। एडवांस अगर अपन कभी भी दे रहे और ब्याज कमा रहे तो क्या रहेगा अपने लिए? वापस इन्वेस्टिंग रहने वाला है। पर सप्लायर अगर है तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ये सेम ही था।
इन्वेस्टमेंट अगर अपन ने सब्सिडरी में किया और उसका डिविडेंड मिला तो क्या रहेगा, वापस इन्वेस्टिंग ही रहेगा। डिविडेंड पेड अपने लिए जो है वो फाइनेंसिंग रहेगा। थोड़े से 2-3 एक्स्ट्रा दी हुई उन्होंने, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, तो ये इन्वेस्टिंग रहेगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, एडवांस दिया बोले तो क्या रहेगा, सप्लायर दिया ना, सप्लायर को एडवांस दिया मतलब ऑपरेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग हो गया तो उसका टीडीएस भी ऑपरेटिंग हो गया। इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिंग है बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये देख लो आप, उसके आंसर्स दिए हुए आपको। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, मैंने सब इसके छाट के रखे हुए क्वेश्चंस पूरे के पूरे। ये होमवर्क बाद में देता ना, होमवर्क क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है ना, वो बुकलेट दी हुई एक अलग से, उसके अंदर के होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये वापस 8 वाला, देखो क्या बोला है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। फिर परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया हुआ है और उसके ऊपर ब्याज दिया तो फाइनेंसिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग रिस्क ऑफ, इन्वेस्टिंग। नॉन कैश नहीं है, इन्वेस्टिंग तो रहेगा ना, पर रिस्क है, 100% रिस्क है चेंज इन वैल्यू का, तो सीसी तो क्वालिफाई होता नहीं। सीसी नहीं है पर कहीं ना कहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो मैंने इन्वेस्ट तो किया हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा ना, सीसी का पार्ट नहीं बनेगा। सीसी क्या है अपना बता देता हूं, चलो वो बता देता मैं। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव, वापस ऑपरेटिंग, ये अपन डिस्कस किया। अभी बेसिकली क्या है देखो, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसा, अपना फॉर्मेट जो मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था कि प्रैक्टिकल में कर कर दिखाऊंगा आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसे अपन जो है वो इसको क्लासिफाई करेंगे, बराबर। अब इससे एक तो पैसा आएगा नहीं तो जाएगा, तीनों जगह, ठीक है। तो नेट कितना मेरा, नेट कैश फ्लो जो है, नेट कैश फ्लो मिलेगा मेरे को, ठीक है, किससे, ए बी और ये सी का समेशन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी इसका आंसर पॉजिटिव में आओ या नेगेटिव में आओ, उससे लेना देना नहीं है। तो नेट कैश फ्लो जो मिलेगा, ये भी आंसर, इसका नेट आंसर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता। अब मेरे को क्या करना है, सपोज मेरा नेट कैश फ्लो आया 10,000 पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे को सीसी का, ओपनिंग सीसी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मान लो ओपनिंग सीसी दिया हुआ है मेरे को 20,000 रुपए, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 10,000 जो मेरा नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ तीनों एक्टिविटी से, और ये 20,000 ओपनिंग बैलेंस, तो मेरा 100% क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया जाएगा मालूम, क्वेश्चन में दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस भी दिया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा नेट जो आएगा तीनों एक्टिविटी मिलाकर, ठीक है, उससे मेरा ये रिकंसाइल होना चाहिए। हाँ, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस 20,000 में, अगर मैंने नेट ये जो तीनों एक्टिविटीज से प्लस माइनस जो किया, ये इसका आंसर मैंने इसके अंदर प्लस करने के बाद में 30,000 अगर आंसर नहीं आया मेरा, तो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, ठीक है। तो इसका क्रॉस चेक इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सीसी जो है वो अपने को कहां पे काम में आता, नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने में, इसके अलावा सीसी और कहीं काम में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो है वो समझना है कि अपने को भले ही सीसी है, ये है नहीं, पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने पैसा, तो 100% इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस अपने खत्म हुए। आप होमवर्क मार्क कर लो आपके पास में, जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है, जो अलग से बुकलेट दिया हुआ है, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस जो है वो 5 क्वेश्चंस आप एक बार देख सकते हो। होमवर्क बोले तो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है, तो बैठे बैठे घर पे रिवीजन हो जाता आपका। मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है, निकाल लो निकाल लो। पहले ही चैप्टर है सर। क्वेश्चन नंबर 4, 11, 13, 4,
11, 13, 26 और 28। 4, 11, 13, 26, 28 पांचों क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, एक आध उसमें शायद थियरी क्वेश्चन भी होएगा, एक बार गो थ्रू करना, वो डिस्कस्ड है ऑलरेडी सब कुछ। उसके बावजूद अगर कुछ नया रहा उसके अंदर और कुछ क्वेरी रही तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक अपना ये चैप्टर का इन्हें दोनों का मिलाकर एक मेजर पोर्शन हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में जो है बैठ रहे। अब इसके अलावा अपने को क्या करना है, अपने को इसके अंदर अब चलेंगे अपन दोनों मेथड्स के हिसाब से, जब डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले अपन डायरेक्ट मेथड समझ लेंगे, कंपैरेटिवली वो इजी भी है और थोड़ा सा फ्लो आता है उसके अंदर। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी है और थोड़ा सा जो है उसके क्वेश्चंस लेंदी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन लेंदी नहीं रहेंगे, डायरेक्ट वाले भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, पर ज्यादातर क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड के। और मैंने आपको बताया अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहा तो अपने को इनडायरेक्ट मेथड का अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस की अपन शुरुआत करेंगे कल से। ठीक है, तो अभी अपन जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। जो भी कुछ अपना हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चंस दिए होमवर्क एक बार गो थ्रू करो, उसके आंसर्स निकालो, और उसके अंदर कुछ भी क्वेरी रहती है तो अपन कल डिस्कस करते हैं। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में आगे के इसके डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, अभी तक के सब चीजें घुस रही बराबर दिमाग में, समझ रहा है, कंफर्टेबल हो। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, सी।